हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति को बहुत दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रह सकते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया के नायक ज्योतिबा फुले ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने मनुवाद की जड़ें हिलाकर रख दी। उस किताब का नाम है गुलामगिरी, स्लेवरी बाय ज्योतिबा फुले। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आज हम बात करेंगे गुलामगिरी के बारे में, इस किताब के बारे में। आज की गुलामी क्या है? यदि आज ज्योतिबा फुले होते तो आज वो क्या लिख रहे होते, और आज की दौर की गुलामी क्या है, और आज की जनरेशन को गुलामगिरी क्यों पढ़नी चाहिए। यह किताब उस दौर में लिखा गया जब जातिवाद और धर्म की सत्ता चरम पर थी, जब इस देश में छुआछूत चरम पर था। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए तथा जातिगत अन्याय के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। भारत में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले जाति को गुलाम का प्रतीक क्यों मानते हैं, तथा वह शिक्षा और स्त्रियों पर उनके क्या विचार हैं, और कैसे यह पुस्तक आंदोलित हुई। आगे जाकर डॉक्टर अंबेडकर ने इसी से इंस्पिरेशन लेकर हूँ आई सुधरा जैसी किताबें लिखी हैं। आपको यह पता ही होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के 3 गुरु थे, ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर। आगे जाकर यह किताब एक क्रांतिकारी किताब साबित हुआ, जिन्होंने इस देश में जातिवाद, पक्षपात, धर्म का आडंबर पर जोरदार प्रहार किया। ज्योतिबा फुले इस किताब को डेडिकेट करते हैं उन तमाम अमेरिकन के अच्छे लोगों को। वे अच्छे लोग कौन थे? वे अच्छे लोग वे गोरोलेग थे, जिन्होंने अपनी सत्ता के खिलाफ जाकर आंदोलन किया, निग्रो जाति के लोगों को वहां की जातिगत गुलामी से मुक्ति दिलाई। तथा ज्योतिबा फुले वो आशा करते हैं भारत के उन तमाम अच्छे लोगों से जो आइडिया ऑफ इंडिया को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, तथा इस देश के शूद्रों तथा अतिशूद्रों को इस ब्राह्मणी जाल से मुक्त कराना चाहते हैं। को एक कन्वर्सेशन शैली, इस किताब को संवाद शैली में लिखा गया है। यह संवाद धोडिम्बा और ज्योतिबा फुले के बीच है। इस किताब को 1873 के दौर में लिखा गया। इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि धोडिम्बा कौन था। धोडिम्बा वह था जिसे ब्राह्मणवादियों ने ज्योतिबा फुले को मारने के लिए भेजा था, सिर्फ 1000 रुपए के लिए। ज्योतिबा फुले जाग गए तथा उनसे पूछे कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमें 1000 रुपए मिले हैं, इसीलिए हम आपकी हत्या करना चाहते हैं। फुले ने उनसे प्रश्नोत्तर किया कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों भेजा है, तथा धोडिम्बा आगे जाकर ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सामाजिक लड़ाई को लड़ता है तथा उनका अंगरक्षक भी रहता है। उसी के दौर के आसपास की यह संवाद है। इस किताब को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण हिंदू धर्म के जितने भी अवतार हैं उन पर खुलकर बात की गई है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि उन्हें एक्सपोज कर दिया गया है। तथा दूसरा हिस्सा किताब का भारत में स्त्रियों की शिक्षा, समानता, बंधुत्व पर जोर देता है। यदि हम इस किताब के बारे में बात करें, इसमें क्या लिखा गया है, यदि हम इस किताब के पहले चरण की बात करें तो इसमें ब्रह्मा और आर्यलोक के बारे में बताया गया है। जो दूसरा चैप्टर है उसका मत्स्य और शंखासुर का जन्म कैसे हुआ, कक्ष और समुद्र मंथन क्या है, वराह और हिरण्यकश्यप क्या है, नृसिंह और प्रहलाद का वध कैसे हुआ, बालीराज, वामन, इस प्रकार की चीजों का उल्लेख किया गया है। या फिर परशुराम कौन था। तथा इस किताब के दूसरे चैप्टर में, यानी आपको 9 से लेकर लगभग 12-13 तक आपको स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस जातिवाद व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई है। कैसे हम पिछड़े तबके हुए दलित, शोषित, वंचितों को मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं, इस बारे में चर्चा की गई है।
में ऐसे कई प्रसंग हैं जिन्हें मैं पढ़कर आपको नहीं सुना सकता हूँ, नहीं तो आज के दौर में कितने एफआईआर होंगे उसकी कोई गिनती नहीं है। चलिए आपको मैं कुछ प्रसंग सुना देता हूँ जो मत्स्य और शंखासुर में लिखा गया है। धोडिम्बा या ज्योतिबा फुले से प्रश्न करते हैं कि फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह क्यों लिखा है कि इस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ है, यानी मछली से पैदा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? ज्योतिबा ने इस पे खूबसूरत आंसर दिया है। वे लिखते हैं कि उसके बारे में तू ही सोच, मनुष्य और मछली की इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उसके मस्तिष्क, मेधा, कलेजे और फेफड़े में, अंतड़ियों में, गर्भ पालन पोषण करने की जगह में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर हो सकता है। उन तमाम तार्किक लोगों से ये प्रश्न पूछते हैं कि मछली के अंडे से कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। और इस किताब के 42 पेज में जिक्र आता है वामन अवतार की। वामन अवतार ने 3 फाल में ही पूरी धरती आसमान को नाप दिया था। फिर बालीरथ से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो उन्होंने बोला कि मेरे सिर पे रख दे। इस प्रकार से वामन अवतार को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है जो किसी भी तरह से साइंटिफिक रूप से पॉसिबल नहीं है। इस पे ज्योतिबा फुले उत्तर देते हैं। ज्योतिबा फुले कहते हैं, इससे अब तू ही सोच कि जब उस गली में 2 पांव में सारी धरती और आकाश को नाप लिया होगा, तब उसके पहले कदम के नीचे कितने गांव आए होंगे, कितने लोग मारे गए होंगे, गांव के लोग दब गए होंगे और उन्हें अपनी निर्देश जाने गवाई होगी। दूसरी बात यह कि उस गेंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा तो आकाश में बहुत सारे तारे सितारे उस समय नष्ट हुआ होंगे, टकरा कर खत्म हो गए होंगे। तीसरी बात कि उसने अपने दूसरे कदम में यदि सारे आकाश को हड़प लिया तो उसके शरीर का कमर के ऊपर का हिस्सा कहाँ रहा होगा, क्योंकि आदमी का दूसरा कदम उसकी नाभि तक ही ऊपर आकाश में पहुंच सकता है, उससे ऊपर नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई है जो मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। इसमें परशुराम के बारे में भी बातें काफी डीपली की गई है तथा इस किताब के आखिरी चरण में आपको शिक्षा, स्त्री, जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए उससे प्रकाश डाला गया है। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए और सबसे जरूरी इस किताब को आप पढ़िए, क्योंकि शिक्षा ही मुक्तिदाता है। गुलामगिरी एक किताब नहीं है, एक सोच है इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। 2025 में भारत में से तमाम घटनाएं मिलती हैं जो जातिगत रूप से भेदभाव होती है। जाति देखकर उन्हें मारा पीटा जाता है, जलील किया जाता है। आपने कई सारे एग्जाम्पल अभी रिसेंटली देखे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।